हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे बात करेंगे सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। आज की क्लास में कुछ ओवरऑल 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार आए हैं और अभी अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आपने कुछ भी तैयारी करी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तब भी आप ये नहीं कहोगे कुछ मुझे समझ में नहीं आया, है ना। तो क्योंकि हम उस लेवल से चलेंगे और उस लेवल से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि उससे मिलता जुलता अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन आएगा, तब भी हम उसको इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। क्लियर? तो मेरा पढ़ाने का तरीका और आपके समझने का तरीका एकदम बढ़िया रहेगा। और हो सके तो आप नोट्स बनाते रहना, है ना, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो तो एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले एक बार आप रिवाइज करके जाना, तो वहां पे आपका माइंडसेट अलग ही प्रकार का होता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। और अगर आप पहली बार आए तो लाइक से कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, कहने की बात है नहीं। और फिलहाल मैं कहूंगा तब भी आप करोगे नहीं, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अगर आप टीचिंग की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक वो सीटेट हो सकता है, यूपीटेट हो सकता है, रीट हो सकता है, केवीएस हो सकता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हो। मैं डे बाय डे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, परमानेंट। चलिए, और कोई डाउट रहे तो कमेंट जरूर करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। सारी पीपीटी बहुत ही बेहतर तरीके से बनी हुई है। हर एक क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो 100 टाइम रिपीट हुआ है, मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं करता हूं मैं। मैंने किसी जितने भी आज तक वीडियो दिए हुए हैं, सभी में उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होते हैं। किसी भी सेट को उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आपको 100 टाइम रिपीट होते मिलेंगे। चलिए, तो अगर आप थोड़े से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तब भी इजीली सीटेट निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, एक अभिकथन दिया गया है और एक आपको रीजन दिया गया है, मतलब एक आपको स्टेटमेंट दिया गया है जहां पे एक रीजन दिया गया है और आपसे बोला गया है कि दोनों सही है, दोनों गलत है, या दोनों एक दूसरे के लिए सही है, ये आपको बताना है। चलिए, अब स्टेटमेंट ए में इन्होंने लिखा हुआ है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एज अ टीचर आप केवल क्लासरूम में पढ़ाने के लिए नहीं गए हो, है ना। जब भी जरूरत पड़ेगी आप बच्चों को मोटिवेट भी कर सकते हैं, है ना, उनको नई नई राह, नई नई गाइडेंस दे सकते हैं। टीचर का काम केवल पढ़ाना नहीं होता कि केवल किताबी ज्ञान को पढ़ा रहा है। जब भी बच्चों को जैसी नीड होती है, आप उस अकॉर्डिंग उनके लेवल की चीजें पढ़ाते हो, है ना, और उनके अकॉर्डिंग जो होते हैं अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराते हो, एक्टिविटी कराते हो, ताकि बच्चा आपकी बात को समझ तो सके एटलीस्ट। तो वही बात कही जा रही है कि बच्चे को क्या करें, जगह जगह पे टाइम टाइम पे जहां पे बच्चे को नीड होती है, उस अकॉर्डिंग टीचर क्या कर रहा है, उनको क्या कर सकते हैं, संवेगात्मक सहारा भी दे सकते हैं, मतलब उनके जो इमोशंस हैं उनको बढ़ा भी सकते हैं। एज अ मतलब मेरे कहने का है कि आप उनका मोटिवेशन लेवल भी बढ़ा सकते हो, दैट मीन। क्लियर? तो ये ऑप्शन बहुत, मतलब ये स्टेटमेंट एकदम सही लिखा हुआ है कि आप जो है बच्चे को संज्ञानात्मक जो है उनका उनको सहारा दे सकते हो, उनको मोटिवेट भी कर सकते हो। ठीक है। अब इसका रीजन क्या लिखा हुआ है, संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं। संवेग मतलब इमोशन, संज्ञान मतलब आपका जो दिमाग वगैरह है ना, सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमताएं जो है। क्या आप पहले सोचो, सिंपल सी मैं बात करता हूं कि क्या जो संवेग है या संज्ञान है, क्या सब अलग थलग है? सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसे आप सोचते हो वैसे आप बोलते हो, जैसे आपके थॉट प्रोसेस होते हैं वैसे आपके मुंह से आवाज निकलती है, वैसे आपकी जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वैसे तो निकलेगी। ऐसा तो नहीं कह सकते कि आप सोचते अलग टाइप से हो और आपके इमोशंस अलग हैं और बोलते अलग तरीके से हो, है ना। जिस तरीके से आपके इमोशंस होते हैं, सब कुछ जैसे आप बोलते हो, चालते हो, सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड होता है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इमोशंस अलग जा रहे हैं और आपकी सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं वो अलग जा रही हैं। सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है, जटिल रूप से संबंधित है। दोनों बातें एकदम सही बोली गई हैं। ऊपर वाला स्टेटमेंट एकदम सही था और रीजन भी ठीक बात है, क्योंकि यहां पर भी संवेग की बात की गई थी और यहां पर भी संवेग की बात की गई, तो दोनों बातें ठीक है। और ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही, कहां पे लिखा हुआ है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए क्या लिखा हुआ, ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल दोनों सही है। पहली बात तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर कि ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक बात है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट मारते रहना ताकि जब एक बार रिवाइज कर लोगे, है ना। और नहीं तो मुझे 6392 से मुझे कॉल कर लीजिएगा 6392364076 पे, मैं आपसे पर्सनली बात भी कर लूंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, होपफुली आप इसका जवाब जरूर दे पाओगे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, इतनी बार रिपीट हुआ है यार मेरे ये क्वेश्चन। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आमतौर पर सीखने की अक्षमता
ऑबलिंग करके कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या होता है, मतलब जो बच्चे जिनके अंदर कोई विकार होता है, जैसे जो अक्षमताएं होती हैं, जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है बच्चे के अंदर, जैसे कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, पढ़ने में किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को समझने में प्रॉब्लम होती है, किसी को बोलने में, किसी को लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सब क्या है, ये सब लर्निंग अक्षमताएं हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी है। जैसे बच्चे को कैलकुलेशन करने में जो प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या होता है, डिसकैलकुलिया होता है। बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, डिसलेक्सिया होता है। समझने में प्रॉब्लम होती है, डिस्प्रैक्सिया होता है। तो ये सब क्या, ये अक्षमताएं हैं। तो कह रहे हैं कि जो जिनके अंदर अक्षमताएं होती हैं वो बच्चे कैसे होते हैं, कहां पे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानिक बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। यानी जिनके अंदर कोई विकार होता है, बच्चे के अंदर कोई डिसेबिलिटी है, तो उनके अंदर बुद्धि लब्धि कम होगा, उनका आईक्यू लेवल कम होगा। ऐसा नहीं कह सकते भाई, किसी का पैर खराब है, किसी का पैर नहीं, हाथ नहीं, तो ऐसा नहीं उनका दिमाग नहीं होता है ना। तो ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनकी बुद्धि कम होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई तो, है ना। तो ये तो गलत बात हो गई। आपने बहुत सारे आईपीएस देखे होंगे, आईएएस देखे होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे जो लोग जॉब कर रहे हैं जिनके अंदर कोई ना कोई विकार है ना। तो ये नहीं कह सकते कि उनके अंदर दिमाग नहीं होता। अब 2 नंबर कह रहा है, ऑप्शन नंबर, कि नजर कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है। मतलब नजर कमजोर होने के कारण ये कोई मतलब है, ये एक डिसेबिलिटी हो सकती है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट केवल यहाँ पे नजर की तो बात नहीं करी गई। यहाँ पे कोई भी डिसेबिलिटी की बात नहीं है, और बच्चों में क्या होता है, हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो सारी बातों को क्लियर कर दे, है ना। केवल नजर की बात यहाँ पे नहीं करी गई थी। आगे देखो, थर्ड में लिखा हुआ है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है। जिसके अंदर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी होगी बच्चे के अंदर, वो भावनाओं को नियंत्रित, मतलब अपनी फीलिंग्स को नियंत्रित कर ही नहीं पाएगा, वो है, समस्या होगी उसको। ऐसी बात नहीं होती यार, ठीक है, ये तो गलत बात हो गई। अब फोर्थ में लिखा हुआ है कि एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ड को लेकर भ्रम हो जाता है। अब ये बात एकदम सही बात बोली गई। देखो लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की गई थी, अक्षमता की बात की गई थी, कि जहां पे बच्चे को भ्रम हो सकता है किसी चीज में, समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। केवल नहीं कह सकते कि केवल नजर जो है, नजर कमजोर होने के कारण पढ़ नहीं पा रहा है। यहाँ पे नजर कमजोर होने की बात नहीं होती, यहाँ पे अक्षमता की बात हो रही थी कि बच्चे को अंदर कोई ना कोई भ्रम हो सकता है, पढ़ने में, लिखने में, ये सब समस्याएं हो सकती हैं, सीखने में प्रॉब्लम होगी उसको, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो एकदम राइट आंसर है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की मैं अपने पास से कुछ भी नहीं ऐड कर रहा हूं। अगर आपको ये लग रहा हो कि ये तो गलत बात हो गई, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं, सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की है, मैं अपने पास से कुछ नहीं ऐड कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। चलो पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, जो किसी भी बात को एकदम बढ़िया तरीके से एक ही बार में समझ जाते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब जानते हो, जहां पे कुछ नया करने की चीजें हो, जहां पे क्रिएटिविटी का मतलब ही यही होता है कुछ आप स्पेसिफिक सीख रहे हो। प्रतिभाशाली का मतलब जो कुछ नया सीख रहा हो बच्चा, अच्छा सीखने में हो, है ना। तो कह रहे हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हमसे पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया है, जरा बताना कि पॉजिटिव पॉइंट कौन सा होगा भाई। अब ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है कि एक क्लासरूम में जहां पे 100 बच्चे, 50 बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी जो 49 बच्चे बैठे थे, उनकी अपेक्षा एक बच्चा जो है प्रतिभाशाली, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहा है। मतलब सीखने की गति बढ़िया है, कि अगर आपने एक बार उसको कुछ बता दिया, वो आपकी बात को कैच करके रखेगा, वो प्रतिभाशाली हुआ ना। मतलब आपकी बात को समझ रहा है, सामने वाले की बातों को समझ रहा है, क्रिएटिविटी लगा रहा है कि आपने कुछ बताया, तब वो कह रहा है कि सर आपने ऐसे बताया, क्या ये ऐसे नहीं हो सकता। वो क्रिएटिविटी हुई, वो प्रतिभाशाली हुआ, है ना। तो कह रहे हैं कि उन अदर बच्चों की अपेक्षा कंपैरिजन करें तो वो बच्चा अच्छी गति से सीख रहा है। ठीक है, तो बढ़िया बात है, पॉइंट 2 बढ़िया है, अच्छा है। अब सेकंड में लिखा हुआ कि प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की क्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हो कि प्रतिभाशाली जो है वो सीखने की क्षमता से जोखिम से मुक्त होते हैं, मतलब उनको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? इंसान सीखता है, गलतियां करता है, तभी आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कह सकते वो मुक्त है, वो कोई समस्या आएगी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तो गलत बात हो गई ना। अब थर्ड में लिखा हुआ है कि प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। क्या ये सही है कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा वो लिखने में अच्छा होगा, जो बच्चा सिंगिंग में अच्छा होगा वो डांसिंग में अच्छा होगा? ऐसा है? अपनी दुनिया में हर व्यक्ति अलग अलग स्किल के साथ पैदा हुआ है ना। आप ये नहीं कह सकते कि वो अगर पढ़ने में अच्छा है तो वो सोशली अच्छा होगा, इमोशनली अच्छा होगा। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो जरूरी नहीं उसके इमोशंस बहुत अच्छे हों, बहुत कंट्रोल में रखता हो, उसके अंदर सिंगिंग हो, उसके अंदर डांसिंग हो, सब कुछ उसके अंदर हो। ऐसा नहीं हो सकता ना। हर चीज के, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग क्वालिटी है। फोर्थ में लिखा हुआ है
कि प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरीके से समायोजित होते हैं। यानी जो प्रतिभाशाली होते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। किसने कह दिया भाई? बहुत सारे आईपीएस, आईएएस देखे होंगे, बहुत सारे जॉब करते हैं जो देखे होंगे, फिर वो कभी खुश नहीं रहते हैं। और एक छोटे से इंसान को देखा होगा जो खेत में काम करता है, वो भी बहुत खुश रहता है। अल्टीमेटली लाइफ का पर्पस केवल खुश रहना है। केवल यही नहीं कह सकते कि जो प्रतिभाशाली वही खुश रहेगा, लोकप्रिय होगा, लोग उसे प्यार करेंगे। ऐसा कभी हो सकता है कि आप पढ़ने में अच्छे लोग तुम्हें प्यार करेंगे? हैं? कितना भी अच्छा काम कर लो, 100 में 20% लोग आपको गाली देंगे हमेशा। कितना भी अच्छा काम कर लो, अच्छी तरीके से समायोजित है ना, जो प्रतिभाशाली होगा वो समाज में अच्छी तरीके से एकोमोडेट कर लेगा, अपने आप को समायोजित कर लेगा, क्या एडेप्टेशन कर लेगा क्या? नहीं तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि जो पढ़ने में अच्छा वो हर फील्ड में अच्छा होगा। चलो ये तो गलत बात हो गई। हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि अदर बच्चों की तुलना में वो अच्छा सीख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा तेज इसलिए चलते हैं यार कि आप जो है, अगर मैं धीरे बोलूंगा तो आप 2 की स्पीड में लगा के पढ़ोगे। समझ रहा हूं मैं आपकी बातों को, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चलता हूं। चलिए, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आपका रील में मन लगा रहता है कि आप रील तो हजारों देख डालोगे, लेकिन आपको 15 मिनट का सेशन देखने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, बहुत मजबूरी में, है ना? वो सिचुएशन आ रखी है आपके पर। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों की क्षमताओं, रुचियों और सीखने के प्रोफाइल के आधार पर विभेदित अनुदेशन का उपयोग करता है। मतलब एक टीचर जो है वो क्लासरूम में बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग अपनी लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब जैसा बच्चा चाह रहा है, जैसे बच्चा सीख पा रहा है, उनकी रुचियों के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टीचर जो है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं मटेरियल, है ना? तो ये क्या हो रहा है कि बच्चे के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के अकॉर्डिंग। बच्चों के लर्निंग कैसे बेटर हो सकती है उसके अकॉर्डिंग वो एक्टिविटी करा रहे हैं, ताकि बच्चा हर कॉन्सेप्ट को समझ सके, और जहां पे वो अटक रहा है उसका एनालिसिस करके, मतलब उसका टेस्ट लेके, उनको जो भी है चीजें निकाल करके, कहां पे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है उसको फेस करके वो आगे पढ़ा रहे हैं। बढ़िया टीचिंग हो रही है ना? तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जहां पे बच्चे को देख के काम किया जाता है। आगे लिखा हुआ है, यह दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या ये एक आकार सभी के लिए उपयुक्त शिक्षण है? मतलब एक ही डंडे से सभी को हाँक रहे हो यहाँ पे, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं ना, यहाँ पे टीचर सभी के अनुरूप, सभी के अकॉर्डिंग विभेदित अनुदेशन, मतलब डिफरेंट टाइप की चीजें प्रोवाइड कर रहा है टीचर, कि जैसे हर बच्चा साथ में चल सके, है ना? ऐसा नहीं कह सकता कि एक बच्चा पढ़ने में तो उसको साथ में लेके चलेंगे, हर बच्चे के को साथ में लेके चलना है। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉलो कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा, कि सभी को साथ में लेकर चलो, है ना? क्योंकि आपके लिए हर बच्चा बराबर है एज अ टीचर, आप बिल्कुल विभेद नहीं कर सकते। छात्र केंद्रित है या शिक्षक केंद्रित है? भाई बच्चा ही जब स्कूल में नहीं होगा तो छात्र, टीचर वहां पे क्या करेंगे? तो छात्र केंद्रित है क्या? चाइल्ड सेंटर्ड है ये, क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड। यहाँ पे कोई, देखो जब बच्चा नहीं होगा तो हम सामग्री का क्या करेंगे, और जब बच्चा नहीं होगा तो हम स्कूल और शिक्षक का क्या करेंगे, है ना? तो हमारे पास छात्र केंद्रित शिक्षण यही बेटर है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, क्योंकि ये कोई कहने की बात है नहीं। जब तक आपका सीटेट हो नहीं जाएगा और जब तक आपका यूपीटेट नहीं हो जाएगा, मैं कंटिन्यू 7 बजे वीडियो लाता हूँ 100%। आप डेली इतना पढ़ते रहो, आपको दोबारा कोई बुक कलेक्शन की आवश्यकता होगी नहीं, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एरिक्सन के अनुसार किशोरों को किस मनोसामाजिक संकट का सामना करना पड़ता है? यानी जो एरिक्सन साइंटिस्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग कह रहे हैं, जो क्या नाम, जो एडोलेसेंस के बच्चे होते हैं, जो किशोर और किशोरी होते हैं, उनको कह रहे हैं कि मनोसामाजिक संकट का सामना करना पड़ता है। किस मनोसामाजिक, यानी कौन सी स्थिति का सामना करना पड़ता है बच्चों को जब वो किशोर होते हैं, जब वो एडोलेसेंस में जाते हैं, तो कौन सी स्थिति उनको परेशान करती है? बताओ। अब किशोरावस्था में तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब ये बॉडी वाले को मत समझना कि बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, मैं यहाँ पे बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? अब पहल बनाम हीनता की बात यहाँ पे कोई नहीं हो रही, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, उद्योग बनाम हीनता। देखो सबसे पहली बात है, यहाँ पे जिसकी बात की गई हम उसी की बात करेंगे। वैसे तो किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड में एकदम बढ़िया लिखा हुआ है कि पहचान बनाम पहचान भ्रांति। बच्चों को करियर की बहुत टेंशन होती है कि यार आगे क्या होगा फ्यूचर में। मतलब जब वो किशोर पूरी तरीके से मैच्योर होने लगता है, तब उसके अंदर थोड़ी सी चीजें आने लगती है कि यार आगे चल के हम करेंगे क्या। थोड़ा सा करियर को लेकर भ्रांतियां फैलने लगती है, अपने माइंडसेट को जो है सोचने लगता है, चिंताएं बढ़ने लगती हैं, ऐसा कह सकते हो, है ना? तो सेकंड, अपनी पहचान बनाने के बारे में सोचने लगता है कि मुझे लोग पसंद करें, है ना? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखो थोड़ा बहुत आप भी यार बताते रहो कमेंट बॉक्स में कि अच्छा लग रहा है सेशन, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। नाम ही बता दिया करो अपना, ताकि आपको जान जाऊंगा मैं कि आप देख रहे हो वीडियो, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत अवलोकनात्मक शिक्षण, अनुकरण और मॉडलिंग के महत्व पर जोर देता है? यानी कौन सा ऐसा टीचिंग उपागम है, शिक्षण सिद्धांत ऐसा कौन सा है जहां पे ऑब्जर्वेशन होता है,
मतलब अनुकरण होता है, एक दूसरे की नकल होती है, कह सकते हैं। मॉडलिंग के महत्व पर जोर है, अनुकरण के माध्यम से आप आंसर तक जा सकते हो। अनुकरण का मतलब इमिटेट करना, दूसरे के देख के आप नकल कर रहे हो, जैसा वो कर रहे हैं वैसे आप भी कर रहे हो। तो प्याजे का संरचनावादी सिद्धांत है ये, यहाँ पे कोई सिद्धांत की बात नहीं करेगी प्याजे के, है ना। और बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है ये। स्किनर की क्या नाम, प्रसूत सक्रिय अनुबंधन की इसकी कोई बात नहीं हो रही यार। थॉर्नडाइक की कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसमें बताया गया था कि आप लोगों का अनुकरण करके, इमिटेट करके सीखते हैं और उन्हीं के जैसे काम करते हैं, मॉडलिंग लाइक, मतलब दूसरों को देख के काम करना सीखते हैं, है ना। ये बंडूरा की सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बताया गया है। और एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, जब वहां पे ये क्वेश्चन आएगा तो आपको दोबारा दिमाग लगाना पड़ेगा ही नहीं, आपको ऐसे ही याद आ जाएगा कि आपने पढ़ा हुआ है। मॉक टेस्ट का मतलब यही होता है कि अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली फ्लो फ्लो में, तब भी वो आपको याद आ जाता है ना। चलिए, अब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इतने तो समझदार आप हो ही, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में किसकी बात करी गई। जरा पढ़ना इसको और बताना कमेंट में इसका आंसर क्या है फटाक से। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक शिक्षक ने देखा कि एक छात्र व्याख्यान सुनने के बजाय व्यवहारिक गतिविधियों और प्रयोगों के माध्यम से बेहतर सीखता है। मतलब एक टीचर ने ऑब्जर्व किया हुआ है कि एक बच्चा जो है, जिसको हम कितना भी व्याख्यान, कितना भी एक्सप्लेनेशन कर देते, तब भी वो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से लर्निंग कर नहीं पा रहा है। मतलब एज अ टीचर, टीचर कह रहा है कि एक बच्चे को मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है और मैंने कहा कि मैं कितना भी अच्छा डिस्कशन करूं, उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन कह रहे हैं कि हार्वर्ड कह रहे हैं कि जो है गतिविधियों और प्रयोगों के माध्यम से बेहतर सीखता है। मतलब अगर हम कोई एक्टिविटी करा दें या फिर हम कोई टास्क करा दें, तो बच्चा बेहतर सीख पा रहा है। मतलब हम कोई भी जो एक्सप्लेनेशन दें तब नहीं समझ पाएगा, लेकिन हाँ, अगर हम कोई एक्टिविटी करा दें, कोई गतिविधि करा दें, तो बच्चा बहुत बेहतर तरीके से लर्निंग कर रहा है। तो ये क्या है, कह रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार यह उच्चतर को इंगित करता है। किस चीज को इंगित करेगा बताओ? अंतर व्यक्तिक बुद्धि है। यहाँ पे अंतर व्यक्ति की बुद्धि बात नहीं हो रही कि हम दूसरे को समझने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक इंटरपर्सनल होता है, एक इंटरपर्सनल होता है ना। इंट्रा होता है अपने लिए और इंटर जो होता है दूसरे के लिए। अब शारीरिक गतिविधि की बात हो रही है, मौखिक की बात कोई हो नहीं रही कि बोल चाल। देखो इन्होंने बोल दिया कि डिस्कशन की बात नहीं हो रही कि अगर हम डिस्कस कर देंगे तो बच्चा समझ जाता है, ऐसा तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा एक्टिविटी कराते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं, तो बढ़िया समझेगा, है ना। तो ये तो गलत बात होगी ना। कोई तार्किक की बात हो रही, यहाँ पे हो रही शारीरिक गतिविधि, गति बुद्धि की बात, कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं, कोई भी गतिविधि करा रहे हैं, तब बच्चा अच्छे से लर्निंग कर पा रहा है, तब बच्चा अच्छे से गतिशील रूप से वो सीख पा रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ओवर हियर। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो यार मेरे। और अगर थोड़ा सा आप रिस्पॉन्स करोगे, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो, जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो, बता जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा और आपके टॉपिक भी प्लान करूंगा जो आप बताओगे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मतलब अब गार्डनर की बात करें तो इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया हुआ है कि बुद्धि जो होती है अनेक प्रकार की होती है, हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि है। आप ये नहीं कह सकते सभी में एक ही प्रकार का आईक्यू लेवल है, ऐसा तो नहीं है। तो इन्होंने बोला कि हार्वर्ड की बहुबुद्धि सिद्धांत के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है इनके सिद्धांत को अच्छा फॉलो करता है। चलो, अब ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि बुद्धि एक एकल सामान्य क्षमता है। मतलब आप केवल ये कह सकते हैं कि बुद्धि जो है वो केवल एक ही प्रकार की होती है सभी में, ऐसा कह सकते हो? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, गलत बात है। सेकंड में लिखा हुआ है कि बुद्धि आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों कारकों से बनी होती है, कह सकते हो। पर बुद्धि यार दोनों ऐसे नहीं कह सकते, बुद्धि आनुवंशिक और पर्यावरण के दोनों से बनी होती है, पूरा नहीं कह सकते, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है, यानी अगर आपका विकास की प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं, तो विकास जो होता है वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के गुणनफल के बराबर होता है। बुद्धि की बातें नहीं हो रही, है ना। चलो, तो इसके साथ नहीं जाएंगे यार। थर्ड में देखो, बुद्धि को पारस्परिक या पारंपरिक आईक्यू परीक्षणों का उपयोग करके मापा जा सकता है। अब देखो, इसका बहुत ज्यादा क्रेज रहा नहीं है कि आप पूरी तरीके से माप सकते हो किसी बुद्धि को, है ना। कई हदों तक आप पता लगा सकते हो, बट पूरी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं, है ना, कि उसका आईक्यू लेवल कितना है। तो इसके साथ भी नहीं जाऊंगा, सिंपल फंडा फोर्थ के साथ जाएंगे कि बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार होते हैं। हमारे पास सबसे बेटर है जो बहुत ही अच्छी तरीके से इनके सिद्धांत को फॉलो करता है कि बुद्धि जो होती है वो बहुबुद्धि होती है। देखो, इनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, कोई वर्ड नहीं यूज कर रहा है अलग से, है ना। इन्होंने कहा कि बहुबुद्धि से, इनके सिद्धांत का नाम ही है बहुबुद्धि सिद्धांत, जहां पे कई प्रकार की बुद्धि होती है, तो उस सिद्धांत जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो इजीली पेपर अच्छे से निकल जाएगा। रटने पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट को सीखो कि बात हो क्या रही है। ऑप्शन ऑप्शन मत रटो यार, है ना। चलो,
क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है। चलो पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 9 को। देखो अब यहाँ पे डैश है, पहले शुरू शुरू में डैश लगा हुआ था, लिखा हुआ डैश को सबसे अच्छी तरह से ऐसी चीज के रूप में देखा जा सकता है जो एक सीमा आधार निर्धारित करती है। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको इस रूप में देखा गया है कि वो एक ऑरा है, मतलब उसको एक ऐसे रूप में देखा गया है कि एक सीमा बना दी गई है कि उसके बाहर आप अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके भीतर किसी व्यक्ति का विकास वास्तव में पर्यावरण के समर्थन और अवसरों द्वारा आकार लेता है? तो क्या वो पर्यावरण है, क्या वो कौशल है, क्या वो आनुवंशिकता है, क्या वो संज्ञान है? यहाँ पे कोई संज्ञान की बात और कौशल और पर्यावरण की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक ऑरा की बात हो रही है, एक हेरिडिटी की बात हो रही है, आनुवंशिकता की बात हो रही है कि वो फिक्स है कि उसके अंदर ही आप जीवन यापन कर रहे हो अपना, मतलब एक आपको निश्चित हेरिडिटी मिली हुई है कि उसके अंदर जो है आप अपना विकास कर रहे हो, उसके अंदर आनुवंशिकता क्या नाम, उसके अंदर पर्यावरण में रह के अपने आप को इन्वॉल्व करके सीख रहे, जो भी कर रहे हो वो एक आपका ऑरा बना हुआ है कि इतना ही आपको मिला हुआ है, इसके अंदर ही रहोगे। तो ये क्या, ये आनुवंशिकी ने प्रूव कर रखा है कि जैसे आप पैदा हुए हो, है ना। चलिए थर्ड आंसर इज द राइट आंसर, ओवर हियर। एकदम क्लियर है, आप बिल्कुल नहीं कह सकते गलत है। चलो 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बात की गई। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अगर आपने 15 क्वेश्चन ये देख लिए, लिटरली बता रहा हूं भाई मेरे, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और बहुत कुछ समझ में भी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि मैं शिवांगी हूं, एक लड़की है कह रही है मैं शिवांगी हूं और मुझ में भावनात्मक स्थिरता की कमी है। मतलब शिवांगी कह रही है कि मुझ में जो है भावनात्मक स्थिरता यानी इमोशनल जो है वो बहुत जल्दी टूट जाती है किसी चीज में, मतलब इमोशंस बहुत है उसके अंदर। कह रहे हैं कि कभी वो स्ट्रांग नहीं रह पाई, मतलब इमोशनली स्ट्रांग नहीं है वो बच्ची। कह रहे हैं कि कभी कभी मैं अहंकारी हो जाती हूँ, अहंकारी नहीं कह सकते यहाँ पे, ईगो सेंट्रिज्म, अहम केंद्रित कह सकते हैं, यहाँ पे हम अहम केंद्रित कह सकते हैं, है अहंकारी नहीं कह सकते कि वो इकोसेंट्रिज्म है। यानी कि अहम केंद्रित हो सक जाती हूं, लेकिन यह मुझे नेतृत्व कौशल रखने में नहीं रोकता है। मेरी उम्र का अंदाजा लगाइए। एक बच्ची है शिवांगी, कह रही है कि मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन मैं जो एक्शन लेती हूँ एंड मोमेंट पे, वो नेतृत्व का मतलब जो कौशल मेरे अंदर है वो अच्छे हैं, मैं उनमें नहीं टूटती हूँ। मैं काम करती हूँ तो बढ़िया से कर लेती हूँ काम, मैं उनमें कोई मेरा इमोशनल जो है बाधा नहीं डालता। तो मेरी उम्र बताइए आप, है ना, क्या वो 6 वर्ष की होगी, 11 वर्ष की होगी, 16 वर्ष की होगी, 9 वर्ष की होगी? अब बच्चे के अंदर कहने में ईगो सेंट्रिज्म है, मतलब अहम केंद्रित बच्चा है कि तो वो क्या होगा, कब आएगा, 6 साल में थोड़ी ना आ जाएगा वो, है ना। 6 साल में वो कोई नेतृत्व कौशल थोड़ी ना करने लगेगी, 11 साल में भी नहीं होगा, 9 वर्ष में नहीं, जब आप किशोरावस्था में होते हो, है ना, तब ये चीजें आती हैं। 16 वर्ष की अवस्था में, यानी 11 से 15 या 16 वर्ष की अवस्था में जब आप होते हो, 18 वर्ष की अवस्था में जब आप किशोर हो रहे हो, है ना, उस टाइम पे चीजें आती हैं ये। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओवर हियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बताना जरा, देखते हैं इसका क्वेश्चन में क्या बोला गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक शिक्षक ने देखा कि एक छात्र व्याख्यान, ये तो पहले वाला क्वेश्चन सेम आ गया, कि एक शिक्षक ने देखा कि एक छात्र व्याख्यान सुनने की बजाय व्यवहारिक गतिविधियों और प्रयोगों के माध्यम, देखो क्वेश्चन सेम बिल्कुल है ना, और जो अभी मैंने इससे पहले रिपीट किया था थोड़ा सा सेम, बिल्कुल सेम बिल्कुल है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिख दिया गया, एक शिक्षक ने देखा, एक शिक्षक ने ऑब्जर्व किया हुआ है कि एक छात्र व्याख्यान सुनने के बजाय व्यवहारिक गतिविधियों और प्रयोगों के माध्यम से बेहतर सीखता है। वहां पे गतिविधियां भी लिखा, तो सेम क्वेश्चन बिल्कुल है ना, और ये बार बार हर सेट में पूछा गया है, इसलिए मैंने दोबारा शायद रिपीट हो गया ये। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार यह उच्चतर इंगित करता है किस चीज को, मैंने पहले बता दिया था, शारीरिक गतिविधि को प्रमोट करेगा, है कि उसको एक्सप्लेन करके समझ में नहीं आएगा तो आप उसको गतिविधि करा के समझाओ, है ना, उसके अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराओ ताकि वो समझ सके आपकी बात को। चलो कुल मिला के चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, जैसे जैसे बच्चा समझे वैसे समझाओ। आप ये नहीं कह सकते मैं तो ऐसा टीचर हूँ मार तोड़ के मुर्गा मुर्गी बनाना बिल्कुल अलाउ है नहीं, WHO ने साफ मना कर रखा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। चलो अब क्वेश्चन नंबर टेबल में 12 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्या कर रहे हो भाई, है हर बार क्वेश्चन वही रिपीट कर रहे हो बार बार। कई प्रकार की बुद्धि होती, बता चुका हूँ, पीपीटी थोड़ा सही से बनाया करो देख सुन के। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके यार। चलो 13 को पढ़िए जरा, वो 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए भाई मेरे, सॉरी फॉर दैट, इनका दिमाग काम करता है नहीं एक्चुअली, जो मन में आया टाइप कर रहे हैं। देखो 13 में लिखा हुआ है कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा हुआ है? मतलब इनमें से कौन सी ऐसी रणनीति है जहां पे जो हमने सीखा हुआ है हम दूसरे को भी सिखा रहे हैं,
मतलब जो आप सीखा हुआ है, आपने जो आपको आता है वो आप दूसरों को भी सिखाते हो। कौन सी रणनीति के अकॉर्डिंग? क्या वो व्याख्यानात्मक शिक्षण होता है, क्या वो पारस्परिक शिक्षण होता है, अनुबंधन होता है, या रटकर? रटना की तो बात हो ही नहीं रही, जहां पे रटना हो काट दो तुरंत है। व्याख्यान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही जो हमको आता है वो हम शेयर कर पा रहे हैं अपनी बातों को। तो ये क्या है? ये पारस्परिक शिक्षण है कि हमको जो आ रहा है वो हम आप तक शेयर कर पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि पारस्परिक का मतलब समझ में आ गया होगा ना, कि जहां पे हम शेयर करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, डिस्कस करते हैं आपस में, है ना, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं। क्योंकि हम जब आपस में बात करते हैं तो हमें एक डिसीजन मिलता है, हमें एक रणनीति, जब हम प्राइवेट स्पीच तक करते हैं, खुद से बात भी करते हैं, तब भी क्या होता है, हमें एक डायरेक्शन मिलती है कि हमें किस वे में चलना चाहिए, है ना। एक दिन कहता ना कि एक दिन शांत बैठना, सबको ऑब्जर्व करना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, आप सभी के तौर तरीके समझ जाओगे, है ना। और जब आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे कि इंसान अच्छा है कि बुरा है, और आपकी जिंदगी ना अपने आप फिल्टर हो जाएगी। क्लियर? तो वही कहना चाहूंगा। 13 में लिखा हुआ है कि अभिकथन दिया हुआ है फिर से आपको, और एक आपको रीजन दिया गया है। लिखा हुआ है मात्रात्मक परिवर्तन क्या होते हैं? कुछ करने के तरीके, कुछ करने की क्षमता, या भावनात्मक समझ। क्या ये मात्रात्मक है? मतलब आप अपने इमोशंस को मेजरमेंट कर सकते हो उसके, यानी जो आपकी भावनाएं हैं, क्या उनको ही आप मेजरमेंट कर सकते हो? क्या वो मात्रात्मक है? क्या कुछ करने के तरीके, जो आपकी क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटी है, उनको आप माप पाओगे? गलत बात हो गई ना। तो ये क्या है? तो गलत बात हो गई यार मेरे। अब रीजन में लिखा हुआ है कि गुणात्मक परिवर्तन ऊंचाई, वजन, आकार। जो आपकी ऊंचाई है, क्या है? जो आपकी ऊंचाई है, क्या बोले, जो आपकी ऊंचाई बोल दें, या वजन बोल दें, वेट बोल दें, ये सब क्या है? ये मात्रात्मक होता है। मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है वो होता है गुणात्मक, और जो नीचे लिखा हुआ है ये होता है मात्रात्मक। जस्ट उल्टा कर दिया इन्होंने। आप समझ पा रहे होंगे। हम अपनी हाइट, वेट, आकार, साइज वगैरह जो होती है, इनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या, ये मात्रात्मक होना चाहिए था यहाँ पे। और ऊपर जो लिखा हुआ है काम करने के तरीके, भावनात्मक स्किल्स जो होती हैं, जो आपके इमोशंस होते हैं, उनका मेजरमेंट नहीं कर सकते, वो गुणात्मक होते हैं। दोनों बातें गलत हो गई, उल्टा कर दिया इन्होंने जस्ट, है ना। ए और आर दोनों गलत हैं। फोर्थ इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं आगे क्या बात बोली गई। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट देखते हैं। 14 में क्या बात की है? बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है। जरा आप कमेंट करके बताइए मुझे कि कौन सा आंसर यहाँ पे बेस्ट होगा। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। चलो बता दो मुझे पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है, फटाक से कमेंट करके, कि पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, यानी डेवलपमेंट जो है एक सतत और कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। वो डेवलपमेंट जो आपका जन्म से लेके, गर्भ से लेके मृत्यु कब तक होता ही रहता है, मतलब कुछ ना कुछ आप सीखते ही रहते हो ऑब्वियसली। आगे लिखा हो किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, भले ही आपकी हेरिडिटी अच्छी है, आपको आनुवंशिक लक्षण अच्छे मिले हुए हैं, अगर आपको क्या नाम एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिला हुआ है, अगर आपको परिवेश अच्छा नहीं मिला हुआ है, तो आपका विकास अच्छे से हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि किस इन्वायरमेंट में आप आए हो, किस इन्वायरमेंट में आप रहते हो, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, क्योंकि जैसा आप देखते हो वैसे ही आप बनते हो, है ना। तो समाज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, परिवेश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बात ठीक है कि विकास जो है कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसे अच्छा करने के लिए हमें अच्छा परिवेश देना बहुत जरूरी है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर है। फिर भी हम आगे देख लेते हैं। विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है, वह इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। आप पैदा हुए हो तुरंत पता हो जाएगा आप आईएएस बनोगे, या फिक्स है क्या? है, गलत बात बोल दी यार। है आनुवंशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा नहीं कह सकते। डेवलपमेंट जो होता है, मैंने अभी आपको बताया था, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का बराबर बराबर योगदान होता है। उसमें जितना पर्यावरण रोल निभाएगा और उतनी ही आनुवंशिकी रोल निभाएगी। ऐसा नहीं कह सकते कि एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है या आनुवंशिकी का कोई रोल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। डी में लिखा हुआ है कि विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पे क्या बात बोली गई थी, कौन सा सही है विकास के बारे में? तो यही ठीक है यहाँ पे नहीं बोलेंगे हम। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर, क्योंकि विकास जो होता है वो कंटिन्यू चलता है और उसे सही करने के लिए हमें परिवेश देना पड़ेगा, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, क्योंकि जब भी अगर आपको सीटेट पास, अगर आपको इस बार सीटेट पास करना है, यूपीटेट पास करना है और अच्छा खासा स्कोर लाना है, तो आप जरूर जुड़ जाओगे। कोई कहने की बात, जो समझदार हैं वो यार अच्छे ही काम करते हैं, जो फालतू के है निगेटिविटी फैलाते हैं तो उनके माइंड में क्या चलता है आई डोंट नो यार।
चलो, अभिकथन लिखा हुआ है, फिर से आपके सामने एक रीजन लिखा हुआ है। अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब जो लर्निंग है और जो डेवलपमेंट है, मतलब जो लर्निंग है और जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल सही बात है, एकदम सिंपल बात है। मैंने पहले बोल दिया था कि ये सारी चीजें जो होती है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। सीखने की जैसे आप सीखते हो वैसे वैसे आप लेवल अप बढ़ाते चले जाते हो। भाई हर चीज में क्या करते हो, आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। मतलब जैसे जिस बैकग्राउंड में भी आप जा रहे होंगे वहां पर भी पहले दिन आपने बहुत कुछ नहीं सीखा होगा, धीरे धीरे करके आप उसमें डेवलप करते हो, है ना। तो चीजें कहने का मतलब क्या हुआ कि अधिगम और विकास जो होता है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़ी हुई चीजें होती हैं। और रीजन क्या कह रहे हैं, अधिगम विकास के लिए कई नई स्थितियां सृजित करता है। बिल्कुल सही बात है, जब आप लर्निंग कर रहे होते हो, लगातार कंटिन्यू लगे हुए होते हो, तो नई नई सिचुएशंस को सीखते हो, नई नई चीजों को सीखते हो। यानी तभी कह रहे हैं कि अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है ना। तो दोनों बात एकदम ठीक है, ए और आर दोनों सही है। और कहां पे लिखा हुआ है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही, आर सही व्याख्या करता है एक ही, ठीक बात है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और मुझे लगता नहीं कि अगर कोई कहीं पर डाउट रह गया होगा। और फिर भी अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि डाउट रह गया तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर प्लान करेंगे, 110% कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में और नई आशा और उम्मीद के साथ में। होपफुली इस बार आप सीटेट क्लियर जरूर कर लेंगे। अगर आप 120 प्लस लाओगे मैं आपको जरूर बुलाऊंगा पॉडकास्ट के लिए, बहुत ही बेहतर तरीके से आपका जो है सम्मान पूर्वक आपकी खातिरदारी करूंगा। बस आप 120 प्लस ले आइए इस बार। 8 फरवरी को एग्जाम है, तैयारी आप अभी से करिए ताकि एक अच्छे से स्कोर आ जाए आपका, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच। टाइम को यूटिलाइज करो, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए बेहतर तरीके से चलो।